खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके मन में जिस तरह के सवाल हैं वो सारे जवाब यहाँ आपको इस बड़ी स्क्रीन पर मौजूद तमाम नेता देने वाले हैं। हमारे साथ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति भाई। जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी, राजीव जी स्वागत है आपका। एआईएमआईएम के दानिश कुरैशी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे कुछ ही बस अल्लाह का शुक्र है आप भी बखैर होंगे ये उम्मीद करती हूँ। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरू करते हैं डिबेट। शक्ति यादव, शुरुआत आपसे है। 400 पार का दावा कांग्रेस को कितना मजबूत इस वक्त बीजेपी की तरफ से दिख रहा है? आरजेडी को, कांग्रेस को, सपा को दिख रहा है? क्योंकि जब राहुल गांधी तू मैं करने लगते हैं कि ये घबरा जाता है, इसके हाथ कांपने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि घबराहट कहीं और नजर आ रही है। इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों? तू मैं क्यों शक्ति भाई? रुबिका जी, भाषा की मर्यादा तो लगातार भाजपा के शहजादे लोग तोड़ रहे हैं, ये बात तो दिख रही है। जो लोग खुद उन सूत्रों का, उन बंधनों का निर्वहन नहीं करते हैं, उस सूत्र और बंधन की बात करने लगे। सवाल तो साफ है, देश में महंगाई, बेरोजगारी, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई की है, बेरोजगारी की है। हमारे वचन साफ हैं कि हम अगर इंडिया गठबंधन देश में आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी, 1 करोड़ लोग को रोजगार दिया जाएगा, 10 फसलों पर एमएसपी लागू की जाएगी। हम इन सब मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये लोग फजूल की बात कर रहे हैं। अरे देश की जनता को जिन सवालों को जवाब देनी चाहिए आप तू मैं कौन कर रहा है? जो बिलो द बेल्ट जाकर के बातें अपनी पद की गरिमा को ताक पे रख करके इन सवालों को उठाता है। मैंने आपको तो कभी, आपको मैंने सबसे ज्यादा गुस्से में देखा है। आपने तो कभी किसी को तू मैं नहीं किया कि ये आदमी बौखला जाता है, इसके हाथ कांपने लगते हैं, ये ऐसे करने लगता है। ये मैंने तो तू आपके मुंह से कभी नहीं सुना है। नहीं, ऐसा है रुबिका जी, भाषा की मर्यादाओं को जब कभी कोई तार करता, जब कोई झूठ का सहारा लेता, तो आप एक बात आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया ना कि राहुल गांधी की भाषा भी ये नहीं होनी चाहिए, उनको तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है उनको। राजनीति की शुचिता का ख्याल हर कोई को करनी चाहिए। बस बात निकलती है तो दूर तक जाती है। मैं तो सिर्फ मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सिर्फ आपकी तरफ से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं या आपकी तरफ से इस तरीके से मर्यादा तार की जा रही है। वहां से भी लगातार ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार वो आपको अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट फेज के बाद आप कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे। ये मामला पूरा का पूरा 360 डिग्री राजीव रंजन जी डाइवर्ट कैसे हो गया? शक्ति भाई बस रुबिका जी पूरी बात सुनिए। ओके 20 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए आप प्लीज। रुबिका जी पूरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात साफ है, एक घबराहट भी लो। और मैं जो माफ करिएगा, मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता। अगर इनका सर्टेन प्लेटफॉर्म जो इनके सहयोग न मिले, ईडी, आईटी, सीबीआई का साथ न हो, तो भारतीय जनता पार्टी 50 पार देश में नहीं करेगी। जो हालात है देश का, ओके 50 पार नहीं करेगी अगर आपके पास सेंट्रल एजेंसीज ना हो। राजीव रंजन जी, अब देखिए इस तरह के जो बयान है ना, उस पर कई बार हंसी भी आती है। हैरानी इसलिए नहीं होती है कि इस तरह के बयान कई बार पहले भी दिए जा चुके हैं। लेकिन जहाँ तक शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता, देखिए कांग्रेस को अपने 60-65 वर्षों का जो उनका इस देश पर जो उनकी हुकूमत रही है, उस दौरान उन्होंने कब क्या किया, कब लोकतंत्र का गला घोटा, कब न्यायपालिका के पर कतरे, कब अभिव्यक्ति की आज़ादी के पर कतरे, लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल उन्होंने बनाई, ये सब कुछ तो कई बार कहा जा चुका है। लेकिन ताज़ा जो आपकी जो बहस का जो मसला है वो है राहुल गांधी जी के बयान के दौरान जिस तरह की बौखलाहट और हताशा दिखती है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है, हाँ। केवल ये आवेश में ऐसी बातें कहने का सवाल नहीं है, इसलिए कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और विमर्श की मर्यादा का ख्याल
सबको रखना है, ये तो सब लोग बोलते नहीं, हैं, पर लेकिन राहुल राजीव गांधी जी, का बयान तो बिल्कुल ताजा बयान शक्ति है। यादव ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज के चुनावों के बाद आप लोग थर-थर कांप रहे हैं, आप लोग डर गए हैं। देखिए नतीजे बता देंगे। पहले फेज में तो खैर बहुत बड़ी जीत हम लोगों को मिलेगी। अब पता नहीं इनके विश्लेषण का आधार क्या है कि मतदान का प्रतिशत कहीं कम हो जाए तो ये जीत जाएंगे, मतदान का प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। हाँ, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, आप दोनों केवल ये सुनिए, आप दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं, दोनों देखिए, मैं बिहार की हाँ, भाषा है। दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। 102 सीटों पर सर चुनाव हुआ था फर्स्ट फेज में। आप दोनों से मैं पूछ लेती हूँ, पहले शक्ति यादव जी आप बता दीजिए 102 में से इंडिया गठबंधन कितनी ला रहा है, बताइए कितनी ला रहा है, मैं इसको नोट कर दूंगी अभी। दुर्गा जी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन एक आकलन, हाँ आकलन बता जो दीजिए। मतपत्रों में बंद है, मतपत्र जो बंद है बक्से में, उसके आधार पर मैं इतना ही कर दूं। बिहार में तो एक भी सीट नहीं मिल रही है और 40 पार भी नहीं करेंगे भाजपा के लोग। आप जितना आपको दिखाना है आभा दिखा दे लो। जिस तरह की बातें जाए गांव और कस्बों में जमीन पर जाकर के देखिए क्या आक्रोश क्या है। हमने शुरू में एक बात कही थी कि मोदी जी की कहर से जो जहर फैला है समाज में, उस जहर का भाव का प्रकटीकरण वोट में तब्दील के रूप में तब्दीली होगी और उसके भाव दिख रहे हैं। मुझे आंकड़ा दीजिए ना, वो तो मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। आप पहले फेज में कितनी सीटें ला रहे हैं? हमने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी 40 पार नहीं करेगी। अब समझ सकते हैं कि एनडीए समाप्त। राजीव जी, और बिहार में तो 40, बिहार में तो 40 है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, शक्ति जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो भी हकीकत जानते हैं। बिहार के पहले फेज में हम चारों की चारों सीटें जीते और दूसरे फेज में तो जनता दल यूनाइटेड के 5 सीटों पर ही उम्मीदवार। एनडीए गठबंधन की 5 सीटें कल जनता दल यूनाइटेड के हिस्से की सीटें, और आप इन दावों को आप नोट कर सकती हैं। जो पहले चरण की 4 सीटें हैं और दूसरे चरण की 5 सीटें, ये 9 सीटें तो हम जीतेंगे। कुल 7 चरण में बिहार की 40 सीटें, ये 40 की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है और बड़े अंतर से ये इन सीटों पर जीत। अंतर ही तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले दानिश भाई, कल जुमा है। असद ओवैसी कहते हैं कि शैतान को कल हराना है। अब ये शैतान कौन सा वाला है? क्योंकि आप जिस तरीके से वोट काटने का प्रयास करेंगे उसमें हारेगा कौन? किस वोट बैंक में आप सेंध लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो ये पूछ लें कि अब बीजेपी की बी टीम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है या वो खुद सत्ता के साथ में जाके लीन हो गए। पहले तो ये साफ कर दे तो बिहार में लोगों को मामला क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। रह गई बात बिहार की, बात की जाए तो अख्तरुल ईमान साहब बहुत जबरदस्त लीड के साथ में जीतेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात कि देखो, हमारे यहाँ तो कंकरी मारने का जो सिस्टम है, शैतान को भगाने का वो तरीका है जो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया है। और कल जब मामला आगे बढ़ेगा तो चुनाव के नतीजे जो पहले राउंड के अटके हैं उसके बाद से जो बीजेपी बौखलाई हुई है, मुझे लगता है कि सेकंड सेशन के बाद तो इनका बिल्कुल बेटा। दानिश भाई, शैतान को कंकड़ी मारने पर आपको फक्र महसूस होता है ना, बड़ा आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं माधवी लता अगर प्रभु राम का धनुष हवा में उठाती है तो आपको कम्युनल लगता है, ऐसा क्यों? सुनिए, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ उसका। देखिए, हमको कम्युनल लगता है या नहीं लगा, हमने अपनी बात जाके इलेक्शन कमीशन के सामने बात रखी। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, इसका जवाब पहले मुझे दीजिए दानिश भाई। हाँ बिल्कुल, जवाब ही दे रहा हूँ। शैतान को कंकड़ी मारने का काम कौन शैतान है और किसको कंकड़ मार रहे हैं? और माधवी लता अगर राम का धनुष उठा ले तो इलेक्शन कमीशन जाकर और कहते हैं ये कम्युनल है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति। अच्छा, कंकड़ी मारने का काम शैतान का इसलिए है क्योंकि शैतान का काम बहकाने का है, और जो लोग बहका रहे हैं वो शैतान की व्याख्या में आते हैं। और कल देश के वो आपकी व्याख्या है ना, वो तो आपकी व्याख्या है। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। दानिश जी ने क्या कहा आपने सुना ना? कल जुमा है, असद ओवैसी कह रहे हैं कि शैतान को कंकड़ी मारनी है और वो कंकड़ी जो है वोट से पड़ेगी।
देखिए, अभी दानिश साहब की थोड़ी मैं दानिश्वरी में कुछ इजाफा करने की कोशिश करूंगा, ये बताते हुए कि जिसको आप कंकड़ी मारने की बात कह रहे हैं और आपको लगा था कि अगर किसी ने धनुष का आपके हिसाब से इशारा कर दिया मस्जिद की तरफ, जबकि उन्होंने कहा कि मस्जिद की तरफ कोई इशारा नहीं था, तो आपको बुरा लगा। मगर आजकल तो आप लोग उन लोग साथ खड़े जिन्होंने तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं, दुनिया में कम्युनिस्टों ने अपने कंट्रीज में तोप लगा के मस्जिदें उड़ाई हैं, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, रशिया हो या चाइना हो। ठीक, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मगर अफसोस की बात यह कि उनके लिए तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। वास्तविकता यह है